टुडे आवर टॉपिक इज़ हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हम कंसिस्टेंसी ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन और इंश्योर करते हैं। हीमोस्टैसिस जो होती है वो 3 कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करती है, ब्लड के 3 कंपोनेंट के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, प्लेटलेट के ऊपर और थर्ड जो है वो कोगुलेशन कैस्केड्स के ऊपर डिपेंड करती है। जब किसी को कोई इंजरी हो जाती है तो उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ से सब्सटेंस निकलता है एंडोथेलिन, और उसके बाद जो प्लेटलेट्स होती हैं उनमें क्या होता है कि वो एक टेम्परेरी प्लग बनाते हैं ताकि वो ब्लीडिंग रुक जाए, और वो सिर्फ टेम्परेरी प्लग बनाते हैं। तो हम परमानेंट प्लग बनाने के लिए चाहिए होता है हमें कैस्केड पाथवे। जो कैस्केड पाथवे होता है उससे जो होता है वो प्लग जो होता है वो परमानेंट हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हीमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है कि जो प्लेटलेट होती हैं पहले वो उनमें एडहेजन होती है, फिर उनकी एक्टिवेशन होती है, उसके बाद उनकी एग्रीगेशन हो जाती है। दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ ब्लड वेसल्स में जो ये वाली शेल्स होती हैं वो एंडोथेलिन शेल्स होती हैं, एंडोथेलिन शेल्स। और जब किसी को इंजरी होती है, कोई इंजरी होगी, तो जो एंडोथेलिन शेल्स होती हैं इसमें वॉल विलब्रांड बॉडीज़ होंगी, इनसे वॉल विलब्रांड फैक्टर ये क्या करेंगी, रिलीज़ करेंगी, वॉल विलब्रांड फैक्टर रिलीज़ करेंगी, और ये फैक्टर जो है वो यहाँ तक इसमें इनके ऊपर वाले सरफेस के ऊपर चिपक जाएगा। और ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट होंगी, अब इंजरी हुई है तो प्लेटलेट होंगी, तो प्लेटलेट में ग्लाइकोप्रोटीन 1 भी होगा, सब्सटेंस ग्लाइकोप्रोटीन 1 भी। तो ये जो है वो इसके साथ वॉल विलब्रांड फैक्टर के साथ जुड़ेगा और ये एडहेजन करेगा। अब सेकंड प्रोसेस आती है हमारे पास की जो प्लेटलेट है इनकी एक्टिवेशन कैसे होती है। तो जो प्लेटलेट की जब एक्टिवेशन हो रही होती है तो प्लेटलेट से बहुत सारे सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं इनसे। तो जो इनसे सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं वो हो गए जैसे कि थ्रोम्बोक्सिन, A2, सीरोटोनिन, ADP, एपिनेफ्रिन, उससे इसकी क्या होती है, एक्टिवेशन हो जाती है। फिर थर्ड स्टेप जो आता है वो आता है एग्रीगेशन का। अब एग्रीगेशन कैसे होगी, अब जब इसकी एग्रीगेशन होती है प्लेटलेट्स की तो उसके लिए इसके ऊपर ये फैक्टर होता है ग्लाइकोप्रोटीन 2B, और एक प्लाज्मा में प्रोटीन होती है फाइब्रोनोजन। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है ये इसके साथ बाइंड कर जाती है, तो ये एग्रीगेशन करती है। लेकिन प्लेटलेट और प्लेटलेट के बीच में इंटरेक्शन ग्लाइकोप्रोटीन 2B करवाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एग्रीगेशन। और जो ये वाली प्रोसेस है जब वॉल विलब्रांड फैक्टर एंडोथेलियल शेल के साथ जुड़ेगा तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एडहेजन। तो प्लेटलेट जब टेम्परेरी प्लग बनाती हैं तो उसमें पहले क्या होता है, पहले होता है एडहेजन, फिर उसके बाद क्या होता है एक्टिवेशन जिसमें कि वो कुछ फैक्टर रिलीज़ करती है, और थर्ड में आता है हमारे पास एग्रीगेशन। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ डिसऑर्डर्स हम देख सकते हैं जैसे कि प्लेटलेट काउंट अगर डिक्रीज़ हो जाए, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज़ कर जाता है अगर, तो हम बोलते हैं इसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जो है वो होता है हमारे पास 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर mm क्यूब। और फंक्शनल, अब ये हो सकता है ना कि प्लेटलेट की वजह से अगर कोई डिसऑर्डर होगा तो वो डिक्रीज़ कर गई, या फिर उनका जो है कि प्लेटलेट काउंट तो नॉर्मल है और फंक्शनल प्लेटलेट डिसऑर्डर हो सकता है। दूसरा कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, फंक्शनल प्लेटलेट डिसऑर्डर। देखेंगे कि अगर पेशेंट हमारे पास आता है उसको डिसऑर्डर है, अगर वो हिस्ट्री दे रहा है सुपरफिशियल ब्लीडिंग की, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको प्लेटलेट डिसऑर्डर हो सकता है।
और अगर वो हिस्ट्री दे रहा है डीप टिश्यू ब्लीडिंग की तो उसको कोगुलेशन डिफेक्ट हो सकता है। और अगर उसको प्लेटलेट डिफेक्ट है तो वो बताएगा कि उसको जैसे गम्स में ब्लीडिंग आती है, मेलिना बताएगा, वॉमिटिंग, और मेलिना बताएगा, और वो बताएगा कि पेटिकरी बताएगा, मतलब कि रेड रेड कलर के पैचेस उसकी स्किन में होंगे, बहुत छोटे छोटे होंगे, 1 mm से कम के। अगर वो पैचेस 1 to 2 mm के है तो परप्यूरिया हो जाएगा। और वो बताएगा हिस्ट्री ऑफ मेंस्ट्रुअल लॉस, उसका ज़्यादा लॉस हो रहा है मेंस्ट्रुअल लॉस, और गम ब्लीडिंग, और हिमेचूरिया मतलब कि यूरिन में अगर ब्लड आ रहा है तो काउंस हो सकता है ये भी। तो ये तो हमें खुद के बेस पे डायग्नोसिस बना रहे हैं तो ये सोच सकते हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशंस के बेस पे और रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो अगर उसको कोई कोगुलेशन डिसऑर्डर है तो डीप ब्लीडिंग बताएगा कि अगर कोई बच्चा कोई गिर गया तो उसको वो बता रहा है कि उसको बहुत चोट लगी टिश्यू में और वो ब्लीडिंग और उसको स्वेल कर गया उसके बाद वो, तो हो सकता है कि उसको कोगुलेशन डिफेक्ट हो। और उसके बाद हम क्या इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, अगर हमने प्लेटलेट ब्लीडिंग डिसऑर्डर के लिए इन्वेस्टिगेशंस करनी हो तो हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा लेते हैं। और अगर हमने क्लॉटिंग फैक्टर के लिए लेनी हो तो प्लेटलेट पोर प्लाज्मा लेते हैं। और अगर हमने मतलब अगर हम क्या करेंगे इसके बाद, अगर हमने एपीटीटी करना हो, एंटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम करना हो हमने अगर, तो हम क्या करेंगे, तो क्या करते हैं हम उसको ब्लू वैक्यूम कंटेनर जो होता है उसमें उसको ऐड करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम 1 पार्ट एंटीकोगुलेंट होता है और 9 पार्ट ब्लड के होते हैं, तो उसमें हम उसकी टेस्टिंग करते हैं कि जैसे टेस्टिंग करते हैं। थैंक यू।